एक तरफ जूलियस सीजर की सेना थी और एक तरफ पॉम्पी की। जूलियस सीजर की आर्मी का साइज पॉम्पी की आर्मी से आधे से भी कम था और उसके ऊपर से पॉम्पी की सेना एक स्लोप पे तैनात थी, तो इस वजह से ज्योग्राफी का एडवांटेज पॉम्पी के पास था। और यहाँ पे जूलियस सीजर ने जो टेक्निक लगाई उनके ऊपर हमला करने के लिए, उसको आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। ये कहानी है बैटल ऑफ फार्सेलस की। कहानी शुरू होती है साल 146 BCE से। ये वो साल था जब रोमन्स और कार्थेज के बीच में एक फाइनल लड़ाई हुई थी जिसको थर्ड प्यूनिक वॉर कहते हैं, और इस लड़ाई में रोमन्स की जीत हो गई थी। कार्थेज को हराने के बाद जितनी भी कार्थेज की टेरिटरीज थी अब वो रोम के पास आ गई थी। और उस समय रोम को मैनेज कौन करते थे? रोमन सेनेट। रोमन सेनेट रोम के अंदर एक असेंबली थी जिसके मेंबर्स को सेनेटर्स कहा जाता था। ये सेनेटर्स रोम के फाइनेंसेस को, उनके पब्लिक फंड्स को, फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करते थे और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। पूरे रोम की गवर्नमेंट मेनली दो पॉलिटिकल एंटिटीज या दो संस्थाएं चलाती थी। एक था रोमन सेनेट जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे और इनके जो सेनेटर्स होते थे ये लाइफ टाइम के लिए होते थे। एक बार सेनेटर बन गए तो मरते दम तक सेनेटर रहेंगे। ये रोम के फाइनेंसेस को हैंडल करते थे, इनके फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत बड़ा रोल था और ओवरऑल इनका रोल एडवाइजरी का था। दूसरा ऑफिस जो रोम की गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट था उसको कॉन्सल का ऑफिस कहते थे, कॉन्सलशिप। रोम में हर साल 2 कॉन्सल्स को चुना जाता था और वो दोनों एक साल अपनी इस पोजीशन पे रहते थे। तो एक तरफ सेनेटर थे और एक तरफ कॉन्सल्स। कॉन्सल्स के पास ये पावर थी कि वो मिलिट्री को कंट्रोल करते थे, उनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, और सेनेट के पास एडवाइजरी पावर्स थी। पर ओवरऑल रोम की पॉलिटिक्स और एक तरह से आप कह लीजिए रोम का गवर्नेंस सेनेट के हाथ में ही था। कि कार्थेज को थर्ड प्यूनिक वॉर में हराने के बाद कार्थेज की इतनी सारी टेरिटरीज जब रोमन्स के पास आ गई थी उनको हैंडल करना था रोमन सेनेट को। ये कुछ वैसी बात हो गई थी कि आप एक कंट्री के एक सिटी के ऑफिस को कह दें कि आप पूरे कंट्री को हैंडल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंदौर फॉर एग्जाम्पल उसके म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस को आप कह दें कि आपको पूरे देश, पूरे भारत देश के सारे नागरिकों के लिए स्कीम्स बनानी है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना है, फॉरेन पॉलिसी करनी है, फाइनेंसेस हैंडल करने हैं, एक म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस कैसे कर पाएगा ये चीज? और यही चीज समय रोमन सेनेट के साथ हो रही थी। और एक और चीज हो रही थी, रोम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। जैसा जनरली किसी भी देश में होता है, जब शहर बहुत डेवलप हो जाता है तो आसपास के रीजन्स के लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि कार्थेज की इतनी सारी टेरिटरीज जीतने के बाद वहां से स्लेव्स को भी लेके रोमन्स रोम के अंदर लेके आ रहे थे। इन सारी चीजों की वजह से रोम में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था और रोम के रिसोर्सेज पे बहुत दबाव पड़ रहा था। जनता देख रही थी कि सेनेट इन सारी चीजों को ढंग से हैंडल नहीं कर रही है। तो वो जनता जो इतने सालों से रिपब्लिक की जिनको आदत थी, जिन्होंने देखा था कि हमारी सरकार कुछ लोग चलाते हैं, कोई डिक्टेटर नहीं होता, उस जनता को ऐसा लगने लगा कि शायद से अगर कोई एक डिक्टेटर होता तो बेहतर से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता। तो इसी समय जब रोमन सेनेट का डिक्लाइन हो रहा था उस समय कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो इतने पावरफुल हो गए कि एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम करने लगे। इसमें पहले थे गाइयस मैरियस। रोम की जनता इनको इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि इन्होंने रोमन आर्मी में भर्ती के क्राइटेरियन को चेंज कर दिया। इन्होंने कह दिया कि अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप वॉलंटियर कर रहे हैं तो आप रोमन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अब इतने सारे लोग जो ऑलरेडी रोम में नौकरी की तलाश में आ रहे हैं उनको एक रास्ता मिल गया रोजी रोटी कमाने का, सब रोमन आर्मी में भर्ती होने लग गए। तो इसी वजह से अब रोमन आर्मी में जो फौजी आ रहे थे वो रोम के प्रति उतने वफादार नहीं थे जितने अपने जनरल के प्रति वफादार थे। अब गाइयस मैरियस टेक्निकली डिक्टेटर नहीं थे, पर वो लोगों में इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनके बोलने से चीजें हो जा रही थी। उनके बाद एक दूसरे लीडर आए, इनका नाम था लूशियस कॉर्नेलियस सुला। इन्होंने 82 BC में एक्चुअली डिक्टेटर की उपाधि ही ले ली। इन्होंने अपने को डिक्टेटर घोषित कर दिया और डिक्टेटर बनने के बाद इन्होंने रोम की गवर्नमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स की वजह से रोम की गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आया। इन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स को चेंज किया, गवर्नेंस को इंप्रूव किया और अब लोगों को लगने लगा कि शायद से सेनेट नहीं, एक डिक्टेटर ही हमको बेहतर गवर्नेंस, बेहतर रहने की सुविधाएं दे सकता है। सुला 3 साल तक डिक्टेटर रहे, पर उसके बाद इन्होंने अपने आप ही बिना किसी के बोले खुद ही इस पोजीशन को छोड़ दिया और सिविलियन लाइफ में चले गए रिटायर होके। तो जनता को लगा कि जब सुला टॉप पे थे, एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे थे, तो बेहतर सिचुएशन थी। सुला के बाद कोई एक डिक्टेटर खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद एक 3 लोग का ग्रुप सामने आया। इनमें से पहले थे नाइयस पॉम्पियस, जिनको आज हम पॉम्पी भी कहते हैं। दूसरे थे लिसिनियस क्रासस और तीसरे हमारी स्टोरी के हीरो
गाइयस जूलियस सीजर। इन तीनों की पार्टनरशिप को ट्रायमविरेट कहते थे। इन तीनों के पास अपने अपने रोमन लीजन्स थे और इन लीजन्स के सिपाही इन कमांडर्स के प्रति ज्यादा वफादार थे कंपेयर टू रोम। सीजर पहले स्पेन में कैंपेन कर रहे थे। उस मिलिट्री कैंपेन के बाद जब वो वापस आए तो अपने बाकी दो साथियों क्रैसस और पॉम्पी की मदद से वो कॉन्सलशिप के इलेक्शन के लिए खड़े हुए और जीत गए। जूलियस सीजर पहली बार रोम के कॉन्सल बने थे 59 बीसी में और कॉन्सल बनने के बाद इन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से इनके बाकी दो साथियों को फायदा हो। कुछ टैक्स लॉज चेंज किए, बिजनेस में कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिनसे उनको फायदा हो, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। तो कुल मिला के ये ट्रायमविरेट आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे ताकि इनकी पोजीशन स्ट्रांग होने लगे। उसके बाद सीजर ने गॉल के एरिया में, जो मॉडर्न डे फ्रांस का बहुत सारा एरिया है, वहां पे अपनी आर्मीज भेजी और रोमन रूल के खिलाफ जितने भी वहां पे रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको कुचल दिया। 56 बीसी तक आते आते सीजर के पास एक स्ट्रांग मिलिट्री थी जो उनके प्रति वफादार थी। उनके पास बहुत पैसा था और ढेर सारा मिलिट्री एक्सपीरियंस। उनके बाकी दो साथी भी अपना अपना काम कर रहे थे। पॉम्पी स्पेन में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन कर रहे थे और उनके दूसरे साथी क्रैसस पार्थिया के रीजन में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन पे गए थे। पर यहां पे क्रैसस की इस एक्सपीडिशन के दौरान मौत हो गई। तो अब इस ट्रायमविरेट के दो लोग बचे, सीजर और पॉम्पी। और इन दोनों को समझ में आ गया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। रोम का अगर लीडर बनना है तो कोई एक ही बन सकता है। और अब ये जो दो लोग थे जिनमें इतनी दोस्ती यारी थी, वो यारी बदल के अब एक स्पर्धा, कंपटीशन के भावना में तब्दील हो गई। पहला मूव किया पॉम्पी ने। पॉम्पी 52 बीसी में रोम के कॉन्सल बन गए थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रोम का जो कॉन्सलशिप वाला ऑफिस था वो वहां का सबसे पावरफुल ऑफिस था इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। उनके पास मिलिट्री का कमांड था और एग्जीक्यूटिव पावर्स थे। सेनेट के पास एडवाइजरी पावर्स थे। तो कॉन्सलशिप पे एक साल में एक बार में दो लोग रहते थे। पर 52 बीसी में पॉम्पी का इतना इन्फ्लुएंस था सेनेट के ऊपर कि उन्होंने अपने आप को अकेला कॉन्सल बना लिया और कॉन्सल बनने के बाद उन्होंने सीजर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया। उनके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ फैलाना, जैसे वो बहुत करप्ट हैं, सोल्जर्स को अपने हिसाब से काम करवाते हैं, इनको रोम से कोई मतलब नहीं है, बस अपने फायदे को देख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सारी बातें फैलाई। और इस वजह से अब सेनेट ने ये सीजर के सामने ऑप्शन रख दिया कि अगर आपको पॉलिटिक्स को आगे परस्यू करना है, अगर आप रोम में एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हो तो आपको अपने लीजन्स को छोड़ना पड़ेगा। सीजर ने देखा कि सेम ये कंडीशन पॉम्पी पे नहीं लगाई गई। उनके पास आर्मी भी थी, वो अकेले कॉन्सल भी बन गए थे और उनको आर्मी को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। तो ये जो भेदभाव हो रहा था ये सीजर को पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर तय कर लिया कि अब एक मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। जब सीजर को ये ऑर्डर मिला था उस समय वो सिस अल्पाइन गॉल के एरिया में थे, जो कि मॉडर्न डे नॉर्दर्न इटली पड़ता है। और उस समय उनके पास बस एक लीजन था जिसमें 5000 इन्फेंट्री थी और 300 कैवलरी। तो एक काफी छोटी फोर्स थी। सीजर के पास 8 और लीजन्स थे पर वो ट्रांस अल्पाइन गॉल के एरिया में थे, जो कि आल्प्स के माउंटेन के उस पार था। तो सीजर के पास इन 8 लीजन्स का इमीडिएट एक्सेस नहीं था, उनके पास बस एक ही लीजन था। दूसरी तरफ पॉम्पी के पास रोम के अंदर सिर्फ 2 लीजन्स थे, पर रोम के आसपास और स्पेन और इटली के बाकी जितने भी लीजन्स थे जहां पे रोमन्स का कंट्रोल था, वहां से सारे लीजन्स को इकट्ठा करके पॉम्पी के पास 20 से ज्यादा लीजन्स थे, पर बिखरे हुए थे। रोम के अंदर उनके पास 2 लीजन्स थे। इस मौके पे आके सीजर के सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपने बाकी 8 लीजन्स को लेके आए साथ में और फिर पॉम्पी के ऊपर रोम में हमला करें, और दूसरा ऑप्शन था कि एक लीजन को ही लेके रोम पे चढ़ाई की जाए। और यहां पे जो सीजर ने किया उसी के वजह से वो हमारी कहानी के हीरो हैं। उन्होंने तय किया कि उस एक लीजन को लेके वो रूबिकॉन नदी को क्रॉस करेंगे और रोम पे हमला करेंगे। रोम पे हमला करना मतलब लोगों के ऊपर नहीं, वो पॉम्पी की सेना को हरा के पॉम्पी को उस पद से हटाना चाहते थे। और उन्होंने रूबिकॉन नदी को क्रॉस किया 49 बीसी में। जब पॉम्पी को पता चला कि सीजर एक लीजन को लेके इस नदी को क्रॉस करके रोम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो पॉम्पी बहुत चक्के रह गए। उन्होंने इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सीजर एक्चुअली इतना बोल्ड स्टेप उठाएंगे, पर वो अनप्रिपेयर्ड थे और इसीलिए वो और कुछ और सेनेटर्स यहाँ से भाग के एक ईस्टर्न पोर्ट पे गए जिसका नाम ब्रंडीसियम था, और वहां से वो आगे भाग गए। सीजर इनका पीछा करते करते वहां तक पहुंचे थे, पर जब वो ब्रंडीसियम पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इनकी शिप्स यहाँ से निकल पड़ी हैं। फिर सीजर की आर्मी ने पॉम्पी के कुछ लीजन्स जो स्पेन में थे उनको हराया, कुछ इंपॉर्टेंट शहरों को कैप्चर किया, और उसके बाद वो वापस रोम गए। और रोम में जो कुछ बचे कुछ सेनेटर्स थे जो अभी भी रोम के अंदर थे, उनकी पावर को यूज करके अपने आप को डिक्टेटर घोषित करवा दिया। तो अब रोम के डिक्टेटर थे सीजर, और पॉम्पी यहां से भाग के ग्रीस चले गए थे। पर सीजर इस बात को जानते थे कि वो डिक्टेटर बन तो गए नाम के लिए,
पर इसका कोई फायदा नहीं है अगर पॉम्पी मैदान में रहेंगे तो। उनके पास बहुत सपोर्ट था, बहुत सारे लीजेंस थे, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उस जमाने में लीजेंस रोम के प्रति नहीं, अपने कमांडर के प्रति वफादार होते थे। तो बहुत सारे लीजेंस पॉम्पी के पास थे। और तो रोम के डिक्टेटर बनने के लगभग 10-15 दिन के बाद एक बार फिर से सीजर कैंपेन पे निकल पड़े, इस बार पॉम्पी का पीछा करने के लिए। सीजर ने 48 बीसी में जनवरी के महीने में, जब बहुत ठंड होती है, उस टाइम उन्होंने एड्रियाटिक सी को क्रॉस किया और ग्रीस में लैंड किए। ये एक बहुत रिस्की चीज थी क्योंकि उस समय एड्रियाटिक सी पे पॉम्पी की फोर्सेस का कंट्रोल था। पर जैसे तैसे बचते बचाते सीजर अपनी छोटी सी फोर्स को लेके वेस्टर्न ग्रीस में लैंड किए, एपिरस में। यहां पहुंच के सीजर का बस एक मकसद था, पॉम्पी को घेर के उनको हराना है। और ये मौका उनको मिला डिराकियम के पास। डिराकियम के पास एक समुंदर था। तो सीजर सोच रहे थे कि अगर मैं पॉम्पी की आर्मी को पीछे धकेल दूं ताकि उनके पीठ के पास हो जाए समुंदर और आगे मेरी आर्मी रहेगी, सीजर की आर्मी, तो यहां से पॉम्पी भाग नहीं पाएंगे और यहां पे मैं उनको पूरी तरह हरा दूंगा। तो यहां पे सीजर की आर्मी ने एक सीज डाला, पर इस सीज को पॉम्पी की आर्मी तोड़ने में कामयाब हो गई थी। और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसको बैटल ऑफ डिराकियम कहते हैं। और इस लड़ाई में पॉम्पी की सेना ने सीजर को हरा दिया। यहां हारने के बाद सीजर की आर्मी का मोराल काफी डाउन हो गया। उनके पास ऑलरेडी छोटी फोर्स थी पॉम्पी के कंपैरिजन में, उनके पास सप्लाईज भी कम थी और यहाँ हार भी गए। तो सीजर इस थकी हारी लो मोराल की आर्मी को लेके भाग के थेसेली पहुंचे और वहां उन्होंने रीग्रुप करना शुरू किया। वो जानते थे कि जितना टाइम वो लेंगे उतना टाइम पॉम्पी को मिलेगा अपनी फोर्स को और बड़ा करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लीजेंस थे और कुछ ग्रीस के कुछ शासक थे जो पॉम्पी को रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। बैटल ऑफ डिराकियम के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस आज हाइंडसाइट के साथ ये कहते हैं कि इस बैटल में एक बहुत बड़ी गलती पॉम्पी ने ये की कि उन्होंने सीजर को यहाँ से जाने दिया। हालांकि पॉम्पी जीत गए थे, वो सीजर को अगर पीछा करते तो शायद पकड़ लेते, पर यहाँ से उन्होंने जाने दिया और सीजर अब थेसेली पहुंच के रीग्रुप करने लगे और एक बार फिर से तैयारी करने लगे पॉम्पी का सामना करने के लिए। अब पॉम्पी के पास बड़ी फोर्स थी, रीइंफोर्समेंट्स थी और उन्होंने सीजर का पीछा करना शुरू किया। और पीछा करते करते ये दोनों आर्मीज अगस्त 48 बीसी में फार्सेलस के मैदान में पहुंचे। दोनों साइड्स की आर्मी का साइज देखते हैं। पॉम्पी के पास लगभग 45,000 इन्फेंट्री थी और 7,000 कैवेलरी। उनका कैंप एक छोटे से हिल पे तैनात था, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी पॉम्पी की सेना के पास था। दूसरी तरफ सीजर की आर्मी का साइज पॉम्पी की आर्मी से ऑलमोस्ट हाफ था। इनके पास 22,000 इन्फेंट्री थी और सिर्फ 1,000 कैवेलरी। सीजर जानते थे कि इस बैटलफील्ड में एडवांटेजेस पोजीशन पे पॉम्पी थे, प्लस उनके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भी थी, उनके पास ज्यादा फौजी थे। तो सीजर को नॉर्मल तरीकों से नहीं, कुछ अलग चाल चल के इस बैटलफील्ड पे जीत हासिल करनी थी। तो हर सुबह सीजर अपनी फौज को कैंप से निकाल के बैटलफील्ड में फॉर्मेशन में खड़ा करते थे और पॉम्पी भी अपनी फौज को कैंप से निकाल के फॉर्मेशन में खड़ा करते थे, पर वो स्लोप से नीचे नहीं आते थे, वो अपने हिल पे ही रहते थे। दिन में कोई लड़ाई नहीं होती थी और दोनों साइड्स अपने कैंप में वापस। अगले दिन सीजर फिर अपनी फौज को कैंप से बाहर निकाल के मैदान में फॉर्मेशन में खड़ा करते थे, पर अगले दिन वो अपनी फौज को पिछले दिन के कंपैरिजन में थोड़ा आगे खड़ा करते थे ताकि पॉम्पी को ऐसा लगे कि वो इन पे हमला करना चाहते हैं और वो नीचे आके इन पे हमला करें। सीजर जानते थे कि पॉम्पी की सेना अगर स्लोप पे है तो एडवांटेज उनके पास है, हमारी सेना इनके ऊपर चार्ज नहीं कर पाएगी। इसीलिए सीजर उनको एक तरह से लुभावना दे रहे थे, एक ल्योर कर रहे थे कि आप नीचे आके हम पे हमला करिए, पर पॉम्पी इस बेट को लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी आर्मी को नीचे नहीं उतार रहे थे। तो ऐसा बहुत दिन तक चला, दोनों अपनी आर्मी को बाहर निकालते थे बिना लड़ाई किए वापस कैंप के अंदर। पॉम्पी जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, दोनों साइड्स ने अपनी आर्मीज को एंगेज नहीं किया, लड़ाई नहीं हुई, तो इसमें नुकसान सीजर का है। क्योंकि पहली चीज, वो एक ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सीजर के पास उतनी सप्लाईज नहीं थी जितनी पॉम्पी के पास थी, इसीलिए पॉम्पी जब तक चाहे रुक सकते थे। सीजर ये बात जानते थे और अल्टीमेटली उन्होंने ये फैसला किया कि यहां और रुकने का फायदा नहीं है, पॉम्पी नीचे आके लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि सब पैकअप करिए और अब हम यहां से निकल के कहीं और जाएंगे, फिर पॉम्पी वहां जब हमारे पास आएंगे तब हम वहां लड़ाई की कोशिश करेंगे। तो 9 अगस्त 48 बीसी को जब सीजर की सेना कैंप से बाहर निकल के यहां से जाने लगी कैंप छोड़ के, तब पॉम्पी ने देखा कि अब मौका आ गया है इन पे हमला करने का। जब इनकी फौज पीछे हट रही है, तब पॉम्पी ने अपनी फौज को बाहर निकल के हिल से उतर के फॉर्मेशन में खड़े होने का ऑर्डर दिया। जब सीजर ने देखा कि पॉम्पी ने अपनी फौज को नीचे उतार लिया हिल से, अब दोनों फौज मैदान में आ सकती हैं, उसी वक्त सीजर ने अपनी फौज को जो कैंप छोड़ के जा रही थी उनको रुक के वापस बैटलफील्ड में फॉर्मेशन में खड़े होने का ऑर्डर दिया। अब दोनों आर्मीज के डिप्लॉयमेंट को देखते हैं। पॉम्पी की आर्मी में राइट फ्लैंक पर एपिनेस रिवर थी, जिसके साथ लगभग 600 कैवेलरी थी।
सेंटर में इन्फेंट्री और लेफ्ट फ्लैंक पे पॉम्पी ने अपने आर्चर्स, स्लिंगर्स और बाकी की कैवलरी जो लगभग 6000 थी संख्या में, उनको तैनात किया था। पॉम्पी का प्लान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जब पॉम्पी का सेंट्रल विंग सीजर के सेंट्रल विंग को एंगेज करेगा तो पॉम्पी की न्यूमेरिकली सुपीरियर कैवलरी लगभग 6000 की कैवलरी घूम के सीजर के फ्लैंक्स पे हमला करेगी। अब सीजर की आर्मी का डिप्लॉयमेंट देखते हैं। उन्होंने अपनी इन्फेंट्री को 3 रोज में डिप्लॉय किया था। राइट फ्लैंक पे उन्होंने अपनी छोटी सी कैवलरी फोर्स को रखा था क्योंकि वो जानते थे कि पॉम्पी अपनी कैवलरी के थ्रू उनके फ्लैंक्स पे अटैक करेगा। इसीलिए सीजर ने एक छोटी सी इन्फेंट्री फोर्स को कैवलरी के पीछे और अपनी मेन इन्फेंट्री फोर्स के पीछे एक एंगल पे रखा था, स्लैंटिंग एंगल पे, ताकि ये छोटी सी इन्फेंट्री फोर्स पॉम्पी को नजर ना आए। और जब पॉम्पी की कैवलरी सीजर की मेन फोर्स को आउट फ्लैंक करने की कोशिश करेगी तब ये छोटी सी इन्फेंट्री फोर्स पॉम्पी की कैवलरी को एंगेज करेगी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब सीजर ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने अपनी इन्फेंट्री की आगे वाली 2 रोज को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। जब ये दोनों रोज चार्ज करते हुए मैदान के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई तो अचानक इन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। ये जितना सुनने से आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। इमेजिन करिए आप, हजारों सोल्जर्स दौड़ रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं और वो रुक जाए। और ऐसा तब हो सकता है जब आपकी आर्मी बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन्ड और ड्रिल्ड है। वो यहां रुके इसलिए थे ताकि जो इतना वो दौड़ के आए थे उसमें उनको जो एग्जॉशन हुआ था उसको वापस रिकवर कर सके, अपनी सांस में सांस लें और एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू करें। और एग्जैक्टली उनके सेंट्रल विंग्स ने ऐसा ही किया। वो यहाँ पे रुके, दे कॉट देयर ब्रेथ्स एंड एक बार फिर से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। पर इस बार जब वो आगे बढ़ रहे थे तो रिलेटिवली स्लोली आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो पॉम्पी के सेंट्रल विंग के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, एक बार फिर से उन्होंने चार्ज किया और सीधे जाके पॉम्पी के सेंट्रल विंग से टकराए। इसी वक्त सीजर के राइट फ्लैंक वाली कैवलरी ने पॉम्पी की कैवलरी को एंगेज किया। जैसा एक्सपेक्टेड था, सीजर की कैवलरी छोटी थी साइज में, तो आसानी से पॉम्पी की कैवलरी उनको पीछे धकेल लेती और वैसा ही हुआ। पॉम्पी की कैवलरी सीजर की कैवलरी को पीछे धकेलते गई और आगे बढ़ते बढ़ते अब वो सीजर के फ्लैंक्स पे आ गई थी। जब पॉम्पी की कैवलरी वहां पहुंची तो अचानक से जो सीजर की छोटी इन्फेंट्री की फोर्स थी जो एक एंगल पे छुपी हुई खड़ी थी, वो सामने आई और उसने इस पॉम्पी की कैवलरी को एंगेज किया। इस कैवलरी की फोर्स को छुपी हुई इन्फेंट्री फोर्स का अंदाजा नहीं था और ये इन्फेंट्री यहां पे डट के खड़ी हुई थी। ये कैवलरी को आते हुए देख के भाग नहीं रही थी और इसी वजह से ये 6000 की कैवलरी अब तितर बितर होने लगी। और इस तरह पॉम्पी की कैवलरी, जो उनका सबसे बड़ा हथियार था इस लड़ाई का, वो फेल हो गया। अब पॉम्पी का लेफ्ट फ्लैंक अटैक के लिए पूरी तरह वल्नरेबल हो गया था और ये देखकर सीजर ने अपनी इन्फेंट्री भेजी और पॉम्पी के फ्लैंक्स पे हमला किया। जैसे ही पॉम्पी ने अपने फ्लैंक्स पे सीजर की इन्फेंट्री देखी तो वो घबरा गए और मैदान छोड़ के यहां से भाग गए। और इसी के साथ अब पॉम्पी की फोर्स का कोई कमांडर नहीं बचा था, वो लीडरलेस हो गई थी। और ये देख के उनके सारे फौजी वापस भाग के अपने कैंप में चले गए। अब इनका पीछा सीजर की सेना ने किया और इस कैंप को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इनके पास अब कोई लीडर नहीं बचा था जो संधि कर सके या इनको यहां से निकालने की कोशिश करे। इसीलिए अगले दिन इस फोर्स ने सीजर की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। कैजुअलिटीज की बात करें तो पॉम्पी की आर्मी को लगभग 6000 कैजुअलिटीज हुई थी और सीजर की आर्मी को 1200। पॉम्पी जंग के मैदान से भागने में कामयाब हो गए थे और सीजर ने उनका पहले पीछा किया था पर उनको पकड़ नहीं पाए और बचते बचाते फाइनली पॉम्पी पहुंचे इजिप्ट में। और वहां पहुंच के वहां के शासक टोलेमी द 13 से उन्होंने शरण मांगी कि मुझे आप यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शरण दीजिए, अपनी लीजेंस को इकट्ठा करके मैं वापस सीजर पे हमला करूंगा। बट टोलेमी सीजर को नाराज नहीं करना चाहते थे, वो सीजर से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा पॉम्पी को कि ठीक है, मैं आपने कुछ लोगों को भेज रहा हूं आपको रिसीव करने के लिए, आपको वेलकम किया जाएगा। पर इन लोगों ने पॉम्पी का कत्ल कर दिया। टोलेमी द 13 ने पॉम्पी की गर्दन काट के उनके सर को सीजर को भेंट किया था ताकि उनके अच्छे रिलेशंस बने रहे। और इस तरह से पॉम्पी वर्सेस सीजर की लड़ाई में सीजर की जीत हुई और वो एकमात्र डिक्टेटर बन गए रोम के। रोम के डिक्टेटर बनने के बाद भी सीजर सिर्फ रोम में बैठे नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए। इनफैक्ट इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस मामले में बहुत अनोखे थे कि डिक्टेटर बनने के बाद भी ये लगातार मिलिट्री कैंपेन्स पे ही थे। रोम में बहुत कम समय बिताया, पर जितना समय बिताया उसमें उन्होंने सेनेट में बहुत चेंजेस किए। ऐसे बंदों को सेनेट में डाला जो कि उनको सपोर्ट करते थे ताकि उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस ना मिले सेनेट के अंदर।
उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को रोम की सिटीजनशिप दी, ऐसे लोगों को दी जो रोम के आसपास के नहीं दूर दूर के एरिया से आए थे। उन्होंने रोम की टेरिटरीज को बहुत दूर दूर तक फैलाया। स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका में उनके खिलाफ जितने रेबेलियंस हो रहे थे उनको दबाया। इजिप्ट और एशिया माइनर में नई टेरिटरीज हासिल की। नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन में रोमन्स के खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाया। और रोमन कमांडर्स और सोल्जर्स को बहुत दूर दूर भेजा ताकि पूरा रोमन कल्चर अलग अलग जगहों पे फैले। डिक्टेटर बनने के बाद उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने एक कानून पास करा दिया जिससे वो डिक्टेटर फॉर लाइफ बन गए। मतलब अब जब तक वो जिंदा है तब तक कोई और डिक्टेटर नहीं बन सकता। हालांकि अभी भी कागज पे ये एक रोमन रिपब्लिक था, रोमन एम्पायर नहीं था, क्योंकि सीजर ने अपने आप को किंग या एम्परर घोषित नहीं किया था, वो डिक्टेटर थे। पर जितनी उनकी पावर्स थी और जैसा कंप्लीट कंट्रोल उनके हाथ में था वो एम्परर की तरह ही काम कर रहे थे। सीजर रोमन जनता में बहुत पॉपुलर थे और जैसे उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे जनता उनको बहुत प्यार करती थी। पर दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे थे, इंक्लूडिंग सेनेट के लोग, जिनको ऐसा लग रहा था कि इनकी पावर इतनी बढ़ गई है और लोगों में ये इतने लोकप्रिय हैं कि कहीं ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह पूरी तरह अपने आप को एम्परर घोषित ना कर दें। उन्हीं के कुछ साथियों ने, जो उनके दोस्त भी थे, उन्होंने 44 बीसी में मार्च के महीने में भरी सभा में सीजर को मार दिया। और इसी के साथ रोमन रिपब्लिक ऑफिशियली भी खत्म हो गया, क्योंकि इनके बाद जो डिक्टेटर बने वो सीजर के अडॉप्टेड सन थे जिनका नाम ऑक्टेवियन सीजर था। और इन्होंने इस बात का वचन दिया लोगों को कि मैं सारे उन लोगों को पकड़ूंगा जिन्होंने सीजर को मारा है, और उन सबको पनिश किया। और फिर पूरी तरह अपने हाथ में पावर लेने के बाद अपने आप को इन्होंने 27 बीसी में एम्परर घोषित कर दिया। तो जिस इंटेंशन से सीजर का कत्ल हुआ था वो इंटेंशन कामयाब नहीं हुई और रोमन रिपब्लिक अब एक एम्पायर में तब्दील हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बैटल ऑफ फार्सेलस रोमन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिसाइसिव बैटल है, क्योंकि इसी लड़ाई के बाद सीजर ने उनके सामने जो एकमात्र आखिरी रोड़ा बचा था पॉम्पी, उनको हरा दिया और कंप्लीटली रोम के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो जिन लोगों को भी बैटल ऑफ फार्सेलस के बारे में जानना था, इस पॉइंट पे हम उस बैटल के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। इसके आगे मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं इस बैटल से रिलेटेड, जो कि डायरेक्टली इस बैटल से रिलेटेड नहीं है पर सीजर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पहली चीज ये कि सीजर ने जो 48 बीसी में रूबिकॉन नदी को क्रॉस किया था, उस एक घटना का इतना इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री और कल्चर पे कि जब आपको कहना होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हो तो आप कहते हो कि आपने रूबिकॉन को क्रॉस कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था वो। अब ये इवेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरफ थे सीजर जो जानते थे कि उनके पास बहुत कम फौजी हैं, सिर्फ 5000 की इन्फेंट्री है और एक लीजन है बस, जिन पे वो हमला करने जा रहे हैं। पॉम्पी वो रोम के अंदर है, उनके पास 2 लीजन्स हैं और बहुत सारे सेनेटर्स, बहुत सारे फौजियों का सपोर्ट है। तो किसी को भी यहां पे क्लियरली नजर आ जाएगा कि सीधा एडवांटेज पॉम्पी के पास था। पर फिर भी इतनी खराब सिचुएशन में भी सीजर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से उनको एक बोल्ड, एक साहसी जनरल माना जाता है। अब क्योंकि इस वीडियो में तो सीजर हीरो है, तो ऐसा लगना बहुत लाजमी है कि अगर आप साहसी हैं, अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा है तो आप सक्सेसफुल ही होंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में ऐसे भरे हुए एग्जाम्पल्स जहाँ पे बहुत साहसी लोगों ने या किसी इंसान ने बहुत बोल्ड फैसले लिए पर वो कंप्लीटली बैकफायर हुआ और उनको पूरा नुकसान हुआ। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है 1815 की वाटरलू की लड़ाई। इस लड़ाई में नेपोलियन हारे थे, पर इस लड़ाई के कुछ हफ्तों पहले ही नेपोलियन सेंट एल्बा के आइलैंड से भाग के ब्रिटिश लोगों से बचते हुए वापस पेरिस पहुंच गए थे और फ्रांस के एम्परर वापस बन गए थे। और लोगों ने उनको बहुत वेलकम किया था कि नेपोलियन वापस आ गए हैं, अब फ्रांस को वापस ग्लोरी के दिन देखने को मिलेंगे। गद्दी पे वापस बैठने के बाद नेपोलियन ने एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया जिसको 100 डेज कैंपेन या 100 डेज ऑफेंसिव कहते हैं। और इस ऑफेंसिव में शुरू में उन्होंने कुछ जीतें हासिल की, पर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश और प्रशियन फोर्सेस को मिलने से पहले मैं इन दोनों को अलग करके ही हरा दूं, उनके बीच में एक वेज डाल दूं। तो ये एक बहुत बोल्ड मूव था और पूरी तरह बैकफायर किया और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन जैसे मिलिट्री जीनियस को हारना पड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको इसके बथेरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे किसी एक कमांडर ने बहुत बड़ा गैम्बल किया और वो गैम्बल पूरी तरह फेल हुआ। 1940 में जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था वो एक गैम्बल था जो कि सक्सेसफुल हुआ। पर अगले साल जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया वो भी एक गैम्बल था पर वो पूरी तरह फेल हुआ। फ्रांस का इन्वेजन सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि गैम्बल के साथ साथ ब्लिट्जक्रीग वहां काम किया था।
41 का सोवियत यूनियन का इन्वेजन इसलिए फेल हुआ क्योंकि यहां ब्लिट्जक्रीग काम नहीं किया था। तो सेम स्ट्रैटेजी एक जगह काम करती है, एक जगह नहीं करती। इसके बारे में मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया है कि ब्लिट्जक्रीग की लिमिटेशंस क्या थी सोवियत यूनियन जैसी बड़ी टेरिटरी में। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सीजर ने जो यहां पे हिम्मत दिखाई, सिर्फ ये हिम्मत एक चीज नहीं थी जिसने सीजर को इतना महान जनरल बनाया था। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी वो थी बैटलफील्ड की बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग। पहले की जो लड़ाइयां होती थी उसमें ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको फ्रंटल हमला नहीं करना है। आपकी जो मेन इन्फेंट्री की फौज है वो सामने वाली इन्फेंट्री को रोक के रखेगी और आपकी कैवलरी साइड से जाके आउटफ्लैंक करके एनिमी पे हमला करेगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसको हैमर एंड एनविल कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव थी और अलेक्जेंडर ने बहुत सारे बैटल्स में इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने से बड़ी फौजों को हराया था। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था बैटल ऑफ कैरोनिया के बारे में, जिसमें अलेक्जेंडर और उनके पिता इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने से बड़ी फौज को हरा पाते हैं। तो अगर एक एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये दिख रहा है कि हैमर और एनविल बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। पर देखिए इस लड़ाई में, फार्सेलस की लड़ाई में भी पॉम्पी ने यही स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले अपनी इन्फेंट्री को लॉन्च किया और बाद में कैवलरी को लाके साइड से हमला करने की कोशिश की। सीजर भी ये बात जानते थे कि उनके दुश्मन की फौज उनसे बहुत बड़ी है साइज में और वो यही स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन इन्फेंट्री को सामने से भेज के साइड से कैवलरी को भेजेंगे। इसका जवाब पर सीजर के पास था। उन्होंने अपनी एक छोटी सी इन्फेंट्री की फौज को पीछे छुपा के रखा था ताकि जब कैवलरी का अटैक आए तो ये इन्फेंट्री सामने से कैवलरी को रोक पाए। अब इसके अगर एक लेवल और नीचे जाएं तो आपके सोल्जर्स किस तरह से ट्रेंड हैं उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी कि नहीं। जहां पे सीजर ने अपनी वो 2000 की इन्फेंट्री रखी थी, छोटी इन्फेंट्री फौज जिसको कैवलरी को रोकना था, अगर वहां पे सीजर की ट्रेंड इन्फेंट्री नहीं होती, एक नॉर्मल इन्फेंट्री फौज होती जिसको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उतना डिसिप्लिन नहीं था, तो जब वो इतनी बड़ी कैवलरी फोर्स को आते हुए देखते तो वो डर के मारे भाग जाते। क्योंकि ये सच्चाई है एक बैटल की, जब आप सामने से कैवलरी को आते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत रिजॉल्व चाहिए होता है कि घोड़े मेरे पे हमला करने के लिए आ रहे हैं और अपनी जगह पे खड़ा रहूं। ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए महीनों की, सालों की ट्रेनिंग लगती है कि आपको अपनी जगह से नहीं हिलना है। एक पिक्चर आई थी ब्रेव हार्ट, उसमें शायद से बैटल ऑफ स्टर्लिंग दिखाया है जिसमें सामने से इन्फेंट्री आ रही है और सारे जो आयरिश सोल्जर्स हैं वो बड़े बड़े भाले लेके बैठे हुए हैं। देखने से जितना आसान लगता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर 100 लोग से आप बोलें कि आपको ऐसे भाले लेके घोड़े के सामने बैठना है तो 100 में से 90 लोग ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घोड़ा बहुत बड़ा जानवर होता है और जब भाग के आपकी तरफ आ रहा है तो इतना आसान नहीं होगा कि आप भाला लेके उसके सामने बैठे रहोगे। मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था, किताब का नाम शायद हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है बट शायद यही नाम है। जॉन कीगन की किताब है। उसमें उन्होंने एक प्रसंग बताया है इन्फेंट्री और कैवलरी का, कि जब इन्फेंट्री और कैवलरी को आमने सामने आप कर दो तो देखने और सोचने से ये लड़ाई जितनी आसान लगती है ये उतनी ही कठिन है रियल लाइफ में। क्योंकि जितना मुश्किल इन्फेंट्री के सोल्जर्स के लिए होता है अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना जब जानवर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, उतना ही मुश्किल कैवलरी के लिए होता है। क्योंकि अल्टीमेटली कैवलरी क्या है? घुड़सवार, ऐसे सोल्जर्स जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। अब घोड़ा तो एक जानवर है, जब घोड़ा देखता है कि वो दौड़ते हुए जा रहा है और सामने एक बहुत बड़ा मास है इन्फेंट्री का जो कि हिल नहीं रहा है, तो घोड़ा भी पास में पहुंच के आगे बढ़ने से डरता है। तो बहुत बार बैटल्स में ऐसा होता था, ऐसा कीगन कहते हैं, कि जब एक बहुत अच्छी वेल ट्रेन्ड इन्फेंट्री सामने खड़ी हुई है अपने हथियार लेके और कैवलरी उनकी तरफ चार्ज कर रही है और कैवलरी ट्रेंड नहीं है, अच्छे से डिसिप्लिन नहीं है, तो पास में जाके घोड़े आगे बढ़ने से डरते थे और घोड़े पर उन पर अटैक नहीं करते थे। तो ये सारा जो खेल है ये बहुत लेवल पे होता है। पहले आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, फिर आप बैटलफील्ड पे कैसे टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और तीसरा आपके सोल्जर्स कितने बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन किए गए हैं, उनको कैसी ट्रेनिंग मिली है, और क्या सच में जब मौका आएगा तो घोड़ों को आते हुए देख के वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तब एक बेहतरीन कमांडर बनता है, जो कि सीजर थे। तो सिर्फ ये कह देना कि सीजर इसलिए इतने कामयाब थे क्योंकि वो बहुत बोल्ड थे, बहुत साहसी थे, उनका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा था, ये गलत होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जनरल्स हुए हैं जिनके पास रिस्क एपिटाइट था, जो बोल्ड थे, पर वो उतने कामयाब नहीं थे जितने सीजर थे। तो 100 बात की ये बात है कि हर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई तोड़ होता है। आप किस तरह से बैटलफील्ड को रीड करते हो, आपके सोल्जर्स किस तरह से ट्रेंड है, यही बैटल के आउटकम को डिसाइड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।